आज हम बात करेंगे राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 से संबंधित कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो वीडियो एंड तक देखेंगे तब आपको पता चलेगा। 10 मिनट का वीडियो, इसका पूरा पीडीएफ है हमारे पास में। अगर आप राजस्थान कोऑपरेटिव की तैयारी करें, 10 फुल प्रैक्टिस सेट, कंप्यूटर का पीडीएफ, 2000 एक्ट 1 का पीडीएफ और अदर पीडीएफ, अकाउंटेंसी का पीडीएफ, ये ओनली फॉर 200 रुपीज में एग्जाम तक रहेगा। व्हाट्सएप नंबर आपके दे रखे, तो आप व्हाट्सएप मैसेज ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आपको कुछ अपडेट देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ आपको ध्यान रखना, कोऑपरेटिव एक्ट 2001 की बात करें, राष्ट्रपति महोदय की इसकी जो तारीख है ये ध्यान रखना। ये सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया है 3 अक्टूबर 2002। जो सवाल आएंगे वही मैं सवाल बताऊंगा, इसके ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर फैक्ट क्वेश्चंस आते हैं वही मैं बताऊंगा। और इसका पीडीएफ भी मैंने आपको बताया, व्हाट्सएप नंबर दे रखे, इसे आप मैसेज कर लीजिए। तो सबसे पहले सवाल यहाँ पर आता है कि राष्ट्रपति महोदय ने इसकी अनुमति कब दी थी। राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 2001 को 1 में राष्ट्रपति ने कब दी, तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 अक्टूबर 2000। ये हो गया। अब दोस्तों, राजस्थान राज्य में सहकारी सोसाइटी संबंधित विधि सांकेतिक और संशोधन की जो अधिनियम है वो आग के बारे में पूछा गया। भारत सरकार के 52वें वर्ष, कौन से 52 वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मंडल निम्न अधिनियम बनाता है। कौन कौन से अधिनियम बनाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अध्याय हम 1 की बात करेंगे। अध्याय 1 छोटा अध्याय है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातें दे रखी, वो देखेंगे। इसका नाम दे रखा है, इसका प्रारंभ दे रखा है, इसका प्रसार दे रखा है। इस अधिनियम का नाम राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 है। इसका प्रसार यानी पूरे भारत के अंदर में केवल राज्य राजस्थान चल रहा है, तो राजस्थान के संपूर्ण राजस्थान के अंदर ये लागू है। क्या है? पूरे राजस्थान के अंदर लागू है और राजस्थान के बाहर नहीं है। ये ऐसी तारीख परवल होती है जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निहित है। तो सबसे पहले यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम किस अध्याय के अंदर, तो अध्याय 1 है आपका, और पूरे संपूर्ण राजस्थान के अंदर लागू है। राजपत्र में अधिसूची द्वारा निहित शब्द है कौन सा? सोसाइटी एक्ट। तो यहाँ से सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसकी अलग अलग परिभाषा भी है दोस्तों, अलग अलग परिभाषाएं, उनकी हम चर्चा करेंगे कि क्या अलग अलग परिभाषाएं। दोस्तों, परिभाषा के संदर्भ में दोस्तों सबसे पहले आपको एक जो परिभाषा है ये ध्यान रखना, शीर्ष सहकारी बैंक ऐसी सोसाइटी अभिप्रेरित है जो राज्य में केंद्रीय बैंक पर सवाल सीधा पूछता है, निम्न में से कौन सा शीर्ष सहकारी बैंक है, तो राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंक है। जैसे सवाल पूछते हैं वही मैं आपको बताऊंगा। सवाल सीधा पूछते हैं शीर्ष बैंक कौन सा है, राजस्थान सहकारी में शीर्ष बैंक कौन सा है, तो राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंक है। क्लियर? अब दूसरा क्या करा है, सोसाइटी, शीर्ष सोसाइटी ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत जिसका प्रमुख उद्देश्य उसके संबंध अन्य सोसाइटी के कार्य संचालन के लिए सुविधा देने, जिसके कार्य क्षेत्र में प्रसार संपूर्ण राज्य में। कहने का मतलब है ऐसा कोई सोसाइटी जिसका कार्य क्षेत्र पूरे राजस्थान में होना चाहिए। क्लियर? तो ये भी चीज आपको समझ में आ गई। अब जो ख क्या कह रहा है, सहकारी सोसाइटी का कार्य क्या है? कार्य यह है, राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर जो भी सदस्य है उसको सोसाइटी से जोड़ना, उसकी जो सीमित संसाधन है उसका जैसे कोऑपरेटिव, आपने सुना होगा दोस्तों कोऑपरेटिव के अलग अलग पेट्रोल पंप भी लगे हुए हैं, तो वहां से एक सोसाइटी होती है, वो पेट्रोल पंप के माध्यम से जुड़ते हैं। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से होता है। अब एक यहाँ पर आप देखेंगे केंद्रीय सोसाइटी क्या होती है, इनके बारे में आप सुन लीजिए। देखिए, जिसका क्षेत्र राज्य के किसी भी भाग तक सीमित है, जिसका अपना मुख्य उद्देश्य में प्रमुख उद्देश्य का सपरिवर्तन करना और उनसे संदर्भ में अन्य कोई सोसाइटी का परिवर्तन करने की सुविधा उपलब्ध कराते हो। कम से कम 5 सदस्य स्वयं सोसाइटी के।
केंद्रीय सोसाइटी में कुल कितने सदस्य होने चाहिए? 5 सदस्य होने चाहिए, ये इसके अंदर निहित दे रखा है। कितने सदस्य? कम से कम 5 सदस्य होते हैं, वो जो केंद्रीय सोसाइटी है वो इसका हिस्सा होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है ना? समझ में आ गया? अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, देखिए एक यहां पर देखेंगे लघु अवधि। लघु अवधि का मतलब छोटी अवधि, 1 साल 2 साल, उसके अंदर ये कार्य लागू नहीं, ये देर का इसके अंदर कार्य लागू नहीं। केंद्रीय सहकारी बैंक, ऐसे केंद्रीय सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसका सदस्य प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी है जो बैंक कार्य के व्यवसाय में लगी होती है। ये बैंकों से संबंधित है, ध्यान रखना। मुख्य कार्यपालक अधिकारी से ऐसा व्यक्ति जो किसी भी नाम से पुकारा जाए अभिप्रेरित है, जिस समिति का अधिक नियंत्रण एवं निर्देशक की सोसाइटी को सौंपता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे आप किसी सोसाइटी के नाम रखना चाहते हैं तो आप किसे देंगे? मुख्य कार्यपालिका अधिकारी को देंगे। फिर उसका नियंत्रण होगा, उसका अध्ययन होगा, उसके बाद उसके निर्देश होंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये सवाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कलेक्टरेट का बारे में। कलेक्टरेट, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अधिनियम संख्या 15 की धारा 20 के अधीन नियुक्त किए गए जिला कलेक्टर हैं। ये ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो MCQ जो है ना वो भी हमने निकाल दिया। MCQ चाहिए तो भी आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, तो इनके साथ में आपको MCQ जो वो भी उपलब्ध करवा दूंगा, केवल कोऑपरेटिव एक्ट के। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये हो गया। अब देखेंगे समिति क्या होती है। किसी सहकारी सोसाइटी में ऐसे सहकारी निकाय चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाए अभिप्रेरित हो जिसे सोसाइटी के कार्यकल्पों का विदित है, तो समिति, सोसाइटी को समिति कहा जा सकता है। सहकारी सोसाइटी या फिर सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीयकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई सोसाइटी से प्रेरित है। तो कैसी होनी चाहिए सोसाइटी, इनके बारे में डिटेल दे रखी है। क्लियर? अब देखिए एक और जो मुख्य बातें हैं वो देखिए। ये मुख्य बात है, धारा 2 क्या कह रही है। ऐसी रकम तक जो सदस्यों द्वारा अभिदत्त शेयर पूंजी की रकम 5 गुना से अधिक न हो, जिसका उनसे प्रत्येक सोसाइटी की अस्तित्व के प्रति अभिदायित्व करने का वचन हो। तो राशि अगर आपसे पूछे 5 गुना से अधिक न। समझ में आ गया? अगला देखिए ये सवाल एग्जाम के अंदर पूछा गया। कार्यपाल अधिकारी और कार्यपाल अधिकारी सहायता के लिए धारा 29 की उपधारा 2 के अंदर उसकी नियुक्ति का उल्लेख है। ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। इस लाइन को आप अंडरलाइन करें तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सवाल एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ये सवाल एग्जाम के अंदर पूछा गया। तो मैं, ये बहुत बड़ी थ्योरी है लेकिन जो परीक्षा के लायक है वही मैं आपको बताऊंगा। और एक ये भी सवाल पूछा गया जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, कुटुंब का मतलब क्या होता है? पति पत्नी और उनके बच्चे, और पति की विधवा माता जो उस पर आश्रित हो, मिलकर एक कुटुंब बनता है। तो ये सवाल पिछली एग्जाम 2019 के अंदर पूछा गया। इन कुटुंब के अंदर कौन सम्मिलित नहीं है, ये सवाल पूछा गया। तो कुटुंब के अंदर ये ध्यान रखना, पति है, पत्नी है और उनके बच्चे हो गए, और पति की विधवा माता, यानी कहने का मतलब है माँ, विधवा माँ, बाप, बेटे और उनके पुत्र, ये मिलाकर एक कुटुंब बनता है। सवाल यही पूछा गया कि कुटुंब के अंदर कौन सम्मिलित नहीं है, कुटुंब के अंदर कौन सम्मिलित नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? और वित्तीय बैंक के बारे में तो आप सभी को पता है। वित्तीय बैंक बिल्कुल पता है। सरकार कौन होता है? सरकार, इनके जो सदस्य सरकार कौन होते हैं? राजस्थान राज्य। और वित्तीय बैंक के बारे में एक लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है। वित्तीय बैंक ऐसी सोसाइटी जिसका मुख्य उद्देश्य अन्य संस्थाओं से धन उधार देना, जिसमें भूमि विकास संबंधित
बैंक सम्मिलित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट लाइन में आपको बता दूं तो यहाँ से सवाल आएगा। सवाल ये था, राष्ट्रीय बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक अधिनियम 1981, जिसे हम बोलते हैं नाबार्ड, क्या बोलते हैं नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक विकास, ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? यस। और एक जो लाइन इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये सवाल यहां से सवाल आया, पूछा गया, प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी में बैंककारों विनिमय अधिनियम 1949 केंद्रीय अधिनियम संख्या 10 की धारा 5 के खंड में परिभाषित है। इन अधिनियम में रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है ना? समझ में आ गया ना? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो अपडेट है वो हम आपको अलग अलग पेपर के माध्यम से, एमसीक्यूज के माध्यम से देते रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व अधिनियम 1934, ये आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना, पूरा पढ़ना है। यहाँ से सवाल परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे। क्लियर है ना? और ये अब अंतिम पड़ाव के ऊपर है। और इसमें से एक और सवाल जो सवाल पूछे जाते हैं, अधिकरण जो धारा 105 और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। उसके बाद में अध्याय नंबर 2 आ जाएगा। तो ये अध्याय नंबर 2 हम कल डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैंने एक अध्याय जो लगभग इम्पोर्टेंट लाइनें हैं वो मैंने आपको अंडरलाइन करवाई हैं। और भी आपको देखना है तो आप इसे 1 से 2 बार रीड करें, तो आराम से आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।